लेक्चर 3 जो है वो है कारक। कारक आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कारक किसे कहते हैं? कारक जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध कारक कहलाता है। अर्थात बिना कारक के सेंटेंस कंप्लीट कभी नहीं हो सकता है। अर्थात यह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का कार्य क्या है इसकी सूचना देता है। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जैसे यदि कहा जाए मोहन सामान घर है, इसमें कहीं पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह वाक्य अर्थहीन है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। यदि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो इसका स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। कैसे? मोहन का सामान घर में है, तो यहाँ पर का और में कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह कितने प्रकार के हैं? तो बेटा 8 प्रकार के होते हैं। सामने जो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो चार्ट आपको 1 से लेकर 8 तक है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप ये चार्ट को याद नहीं करोगे तब तक आपको कारक चिन्ह किसमें कैसे प्रयोग करना है आपको नहीं आएगा। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने, कार्य को करने वाला। दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद आता है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। मैं आगे आपको उदाहरण दूंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फोर्थ संप्रदान कारक, को के लिए, जिसके लिए क्रिया किया जाता है। फिफ्थ अपादान। अपादान से, इसका विभक्ति चिन्ह से, जिससे अलगाव हो जाता है। सिक्स्थ है संबंध कारक। का की के, रा री रे या रा री री, ऐसे जो भी विभक्ति चिन्ह होंगे वो जिसका संबंध अन्य पदों के साथ होता है। सेवेंथ अधिकरण। में पर, यह क्रिया का आधार है। संबोधन हे अरे अजी किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगर इससे आपको सेंटेंस दिया जाएगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसमें कारक विभक्ति कौन सा है, किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मैंने लिखा, तो ने क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक। दूसरा विभा ने गीत गाया, तो यहाँ पर ने जो है वो क्या है? कर्ता कारक। उसके अलावा मैं आपको अगर दूसरा कोई सेंटेंस दूं, राम ने मारा, तो ने क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक। वेरी गुड। नेक्स्ट है कर्म कारक। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे दर्शाने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर है मैंने उसको बुलाया। बेटा जो यहाँ पर ये विभक्ति लुप्त वाला सेंटेंस है आप इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसा आपको एग्जाम में नहीं आता है, इसीलिए मैंने आपको इसे नहीं पढ़ाया। डायरेक्टली हम सेकंड वाले सेंटेंस में चलते हैं, जिसमें आपको विभक्ति लगा हुआ आएगा, वही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। मैंने उसको बुलाया या बुलवाया, तो यहाँ पर जो को है वो कर्म कारक है। मैंने बंडल को खोला, तो यहाँ पर जो को है ये कर्म कारक है। आपकी क्रिया का दूसरे पर असर पड़े उसे हम कहते हैं कर्म कारक। एक उदाहरण देती हूँ, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे जो को है वो कर्म कारक होगा। नेक्स्ट है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का संपादन में सहायता या साधन का बोध हो उसे करण कारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ। किससे पढ़ा रही हूँ? लैपटॉप से। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, पढ़ देती हूँ। हम नाक से सांस लेते हैं। से करण कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ दिया या लिया जाए उसे दर्शाने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए पुस्तक खरीदी। के लिए। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाई। किसके लिए बनाई? बच्चों के लिए। तो जब हम किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं या किसी का कुछ लेन या देन होता है, यहाँ पर हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी सेंटेंस में जब अलगाव का भाव प्रकट होता है तो समझ जाना वो अपादान है। मैं दिल्ली से मुंबई आई। इसमें मैं दिल्ली से मुंबई अलग हो गई। माँ किचन से बेडरूम में आई। माँ किचन से बेडरूम अलग हो गई। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ? लखनऊ से। मतलब ये अलग हो रहे हैं। नागपुर से सूरत 300 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर नागपुर से सूरत अलगाव है। तो जहां पर अलगाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा। तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। सिक्स्थ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कहते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर राम की पत्नी सीता है। तो यहाँ पे राम और सीता दोनों का कोई ना कोई संबंध है। दूसरा सेंटेंस है बेंच के ऊपर पुस्तक है। के ऊपर। पेड़ के ऊपर बंदर है। के ऊपर। तो पेड़ का और बंदर का संबंध। पेड़ के नीचे छाया है। तो यहाँ पर पेड़ और छाया का संबंध। अधिकरण। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी पर आश्रित होना, डिपेंड होने का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। बंदर वृक्ष पर बैठा है। कहाँ बैठा है? वृक्ष पर बैठा है। पर। बेंच पर पुस्तक है। पर। हनुमान पेड़ पर बैठे हैं। पर। मैं गांव में रहता हूं। में। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में और पर है अधिकरण का। उससे आपको दो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। आठवां है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिया है, अरे तुम इधर आओ। अजी सुनते हो? हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो संबोधन को पहचानने के लिए अरे, अजी, हे भगवान। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार आपको एग्जाम में दो प्रकार आते हैं। एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो पहला जो हमारा भेद है वो है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर भी बेटा 6 भेद हैं। तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के टोटल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इन्होंने परिभाषा दिया है, वाक्य का प्रयोग किसी ना किसी कारण से होता है। उसमें कभी आज्ञा होती है तो कभी प्रार्थना, कभी कोई अन्य मनोभाव तो कभी प्रश्न पूछने का भाव होता है। इसे मोटे तौर पे हम वाक्य का अर्थ कह सकते हैं। इस दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई भाव होता है। वो भाव शायद आज्ञा का भी हो सकता है, प्रश्न का भी हो सकता है, विस्मय का भी हो सकता है, आश्चर्य का भी हो सकता है। उसी को हम कह सकते हैं अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद। फर्स्ट है विधानार्थक।
जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी सेंटेंस पढ़ने से अगर उसमें आपको कोई जानकारी मिल रही है मतलब वो क्या है, विधानार्थक सेंटेंस है। यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है, मेहमानों ने भोजन किया। यहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया, इसमें हमें जानकारी मिल रही है, ये सिंपल सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं विधानार्थक। दूसरा उदाहरण है, वह पृथ्वी पर पड़ी रहती थी। वह पृथ्वी पर पड़ी रहती थी, ये भी सिंपल सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं विधानार्थक। हमें इस सेंटेंस में कोई ना कोई जानकारी मिल रही है। थर्ड है, वह वृद्धा असहाय है। विधानार्थक सेंटेंस। उसने काकी का हाथ पकड़ा। विधानार्थक सेंटेंस। तो आपको एग्जाम में पहचानने भी आएगा और आपको बदलने भी आएगा। अर्थ की दृष्टि से आपको चेंज करने आएगा और रचना की दृष्टि से आपको पहचानने के लिए आएगा। दूसरा, निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है, वह वृद्धा असहाय नहीं है। यदि आपको एग्जाम में पहचानने आए तो इसमें हम अगर सेंटेंस में न और नहीं शब्द मिलता है मतलब वो निषेधार्थक वाक्य कहलाएगा। वह वृद्धा असहाय नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसने काकी का हाथ नहीं पकड़ा, नेगेटिव सेंटेंस है। रात के 11 नहीं बजे थे, नेगेटिव सेंटेंस है यानी निषेधार्थक। मेहमानों ने भोजन नहीं किया, ये जो सेंटेंस है ये निषेधार्थक सेंटेंस है। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा कोई उदाहरण दूं, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, निषेधार्थक सेंटेंस। तो ऐसे आपको एग्जाम में आएंगे, या तो पहचानने या तो चेंज करने। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। पहला उदाहरण दिया है यहाँ पर, आपका पहला उपन्यास कौन सा है। यहाँ पर कौन सा है अर्थात प्रश्न है, इसीलिए ये प्रश्नार्थक में आएगा। और इसे पहचानने का आसान तरीका है, क्योंकि ये शब्द हमें अगर मिलते हैं कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्या, तो ये सब प्रश्नार्थक वाक्य में ही पूछे जाते हैं। पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य है ये। क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ भी प्रभाव पड़ा। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है मतलब ये प्रश्नार्थक वाक्य है। नेक्स्ट है आज्ञार्थक। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाय बेच दो, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, गाय बेच दो। गाने को पूरा करो उमा, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। जल्दी जा, यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, आज्ञा ले रही है। तो यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य में आपको सामने वाले को जैसे कोई ऑर्डर दे रहे हो वैसा सेंटेंस आएगा, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मत थूकिए, ये आज्ञार्थक में आएगा। फिफ्थ वाला है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य या घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। तो ओह के बाद जो चिन्ह लगा है उसी से पता चल जाता है कि ये सेंटेंस विस्मयादि बोधक है। सिक्स्थ वाला टॉपिक है संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के संदेह का पता चलता है उसे संदेहवाचक कहते हैं। मतलब जो चीज कंफर्म नहीं है, सेंटेंस अगर डाउटफुल लग रहा है, कहने का मतलब वो संदेह सूचक वाक्य है। उदाहरण, शायद कल बरसात हो, कंफर्म नहीं है, शायद में बात हो रही है, मतलब संदेह सूचक सेंटेंस है ये। पुलिस शहर लौट चुकी होगी, कंफर्म नहीं है, तो इसको हम कहेंगे संदेह सूचक वाक्य। एक और उदाहरण है, शायद राम विद्यालय पहुंच चुका होगा, कंफर्म नहीं है, इसीलिए इसे हम संदेह सूचक वाक्य कहेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ और आप मुझे बताओगे कि ये कौन सा वाक्य है।
रहमान से गलती हो गई है। ये कौन सा सेंटेंस है? विधानार्थक। परफेक्ट। दूसरा, मैं कहाँ हूँ? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नार्थक वाक्य। कहिए, अब दर्द कैसा है? प्रश्नार्थक वाक्य। परफेक्ट। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। विधानार्थक सेंटेंस। हम उसका विस्तार नहीं करते। जब सेंटेंस में आपको न और नहीं अगर मिले तो कौन सा वाक्य होगा ये? निषेधार्थक। नेक्स्ट है, थोड़ा और बैठी रहो उमा। मतलब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं आज्ञार्थक। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले प्रकार पे, जो कि रचना के आधार पर है। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब रचना की दृष्टि से टोटल 3 भेद हैं। पहला, सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की डेफिनेशन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता हो और एक विधेय यानी क्रिया हो। यानी सेंटेंस में कर्ता और क्रिया का होना ही सरल वाक्य कहलाता है। फर्स्ट, करामत अली ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पर कर्ता कौन है? करामत अली। और चारा खिलाया ये क्या है? क्रिया है। तो सेंटेंस में एक कर्ता और आपको क्रिया जहां पर दिखाई दे वो है सरल वाक्य। रूपा की आंखें खुली, तो कर्ता रूपा और आंखें खुली ये क्रिया है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में समानता के आधार पर 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल, और, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा आदि अव्यय के योग से ये वाक्य जुड़े हुए होते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 2 कंप्लीट सेंटेंस दिया जाएगा। कहने का अर्थ है यहाँ पर आपको अलग अलग 2 कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली गई, ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। मैं दिल्ली गई और 4 दिन वहां रुकी। तो और जोड़कर मैंने क्या किया? 2 सेंटेंस को एक बना दिया। दूसरा सेंटेंस है, मैं विद्यालय नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। मैं विद्यालय नहीं गई, ये वाक्य कंप्लीट है, लेकिन मैंने क्योंकि जोड़कर दूसरे वाक्य को उसमें जोड़ दिया, क्योंकि मैं बीमार थी। यहाँ पर उदाहरण दिया है, करामत अली ने गाय को चारा खिलाया और वह घर के बाहर चला गया। यहाँ पर 2 अलग अलग कंप्लीट सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस में बनाया। क्या जोड़कर? और जोड़कर। रूपा की आंखें खुली और वह इधर उधर देखने लगी। और जोड़कर हमने 2 कंप्लीट सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाया। ऐसे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं। मतलब इसे पहचानने का तरीका क्या है? 2 अलग अलग कंप्लीट सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में जोड़ते हैं। क्या लगाकर? और, परंतु, क्योंकि, इसलिए, या, तथा, बल्कि। तीसरा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य अर्थात जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। अर्थात यहाँ पर फर्स्ट वाला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही करामत अली ने गाय को चारा खिलाया, अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस में रुक जाती हूँ तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा। वैसे ही वह घर के बाहर चला गया। जैसे ही से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मतलब ये आगे का जो लाइन है वो वैसे ही से जुड़ेगा, नहीं तो इनकम्प्लीट कहलाएगा। जैसे ही रूपा की आंखें खुली वैसे ही वह इधर उधर देखने लगी। जैसे ही से सेंटेंस अगर शुरू हुआ तो वैसे ही पर क्या हुआ? आपको
जोड़ना पड़ा सेंटेंस को। नेक्स्ट है, वह झुझला रही थी कि, छोटी की का इस्तेमाल सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। वह झुझला रही थी कि, अगर मैं की पर रुक जाती हूँ तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाएगा, मतलब मुझे आगे सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते, ये सेंटेंस क्या हुआ, अगर मैं की के पहले रुक रही थी तो सेंटेंस इनकम्प्लीट कहला रहा था, इसीलिए आगे सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। तो मिश्र वाक्य पहचानने का तरीका क्या है, जैसे ही से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो मतलब वैसे ही जुड़ेगा। छोटी की का इस्तेमाल सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मैं आपको दूसरा कोई उदाहरण देती हूँ, आप पहचानिए। बहन यदि कहे तो अगर मैं इस पे रुक गई तो कहने का मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मतलब मुझे आगे जोड़ना पड़ेगा। तो का इस्तेमाल भी वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है। बहन यदि कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। तो छोटा की, जैसे, ऐसे अगर आपको शब्द मिल रहे हैं मतलब ये मिश्र वाक्य है। मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, आप पहचानिए। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। यहाँ पर और ये जो शब्द है ये संयुक्त वाक्य में आएगा या मिश्र वाक्य में, ये आएगा संयुक्त वाक्य में। नेक्स्ट है, उसे देख बड़ा जी करता कि, उसे देख देख कर बड़ा जी करता कि, अगर मैं छोटा की लगा रही हूं मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो आगे हमें सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा। मौका मिलते ही उसे चलाऊं, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब मिश्र वाक्य हुआ। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस नजर आ रहा है। अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शारीरिक श्रम से चलाते हैं, तो क्योंकि का इस्तेमाल मिश्र वाक्य में किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, मैं विद्यालय नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, तो ये संयुक्त में आएगा या मिश्र में आएगा? सेंटेंस को वापस से सुनिए। मैं विद्यालय नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। ये जो सेंटेंस है, मैं विद्यालय नहीं गई, ये सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट सेंटेंस है। और मैंने आगे क्या जोड़ा, क्योंकि मैं बीमार थी, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस को मैंने क्योंकि से जोड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य में आएगा, ये मिश्र वाक्य में नहीं आएगा। मैंने अभी अभी आपको मिश्र वाक्य में एक और सेंटेंस दी, अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम इसे मिश्र वाक्य में डालेंगे। लोग अपनी आजीविका शारीरिक श्रम से चलाते हैं। तो रचना के आधार पे बेटा आपको पहचानने आएगा और अर्थ के आधार पे आपको चेंज करने आएगा। तो हम अब चलते हैं कि अर्थ के आधार पे यदि आपको पूछा जाएगा चेंज करने के लिए तो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, ये मैं अर्थ के आधार पे आपको दे रही हूँ। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, इसे आपको विधानार्थक वाक्य में बनाना है। तो विधानार्थक वाक्य में बनाते समय हमें नहीं को हटाना है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, इसलिए आंसर होगा मैं आज रात भूखा रहूंगा। मैं आज रात भूखा रहूंगा। दूसरा आपको मैं उदाहरण के तौर पे देती हूँ, आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ये एक सेंटेंस है जिसमें आपको आज्ञार्थक वाक्य में बनाना है, यानी आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, तुम अपना ख्याल रखो, आज्ञार्थक, तुम अपना ख्याल रखो। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, ये सेंटेंस है जिसको आपको विस्मयादि में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया,
अरे के बाद क्या लगाओगे? एक्सक्लेमेशन चिन्ह। तो ये बन जाएगा विस्मयार्थक बोधक। तो ये बन जाएगा विस्मय बोधक। नेक्स्ट है थोड़ी बातें हुई। तो हमें इसे निषेधार्थक में चेंज करना है। तो थोड़ी बातें हुई, निषेधार्थक मतलब नेगेटिव होता है। हम कहेंगे ज्यादा बातें नहीं हुई। तो नहीं शब्द का प्रयोग किया, ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। टेक्स्ट बुक का 99% ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर सबसे पहले प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले सॉल्व करोगे, बाद में आप बाहर के सेंटेंस को सॉल्व करोगे।